हेलो मैडम स्टूडेंट, आपका एनआईसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग केमिस्ट्री के एक बहुत अच्छे चैप्टर क्लास 9-10 के लिए, फिर 11-12 के लिए भी इसको पढ़ेंगे। क्लास 9-10 में इस चैप्टर का बहुत यूटिलाइजेशन है। इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड कहते हैं। जैसे कि हम प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि चार्ज क्या है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा स्टेबिलिटी क्या है। उससे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को जरा से देख लें, उसके बाद फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे और केमिकल बॉन्डिंग को पढ़ने में हम लोग कोशिश करेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है कि हाउ टू चार्ज इज डेवलप्ड। चार्ज इज डेवलप्ड, चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। सपोज दैट एक एटम या एक्स, आप कहते हैं, साइंटिस्ट कहता है एटम्स आर न्यूट्रॉन, और मेरा भी कहना है कि एटम क्या होता है, न्यूट्रॉन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूट्रॉन? नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये भी हम लोग एक बार पढ़ते हैं। और दूसरे पॉइंट में हम लोग कर सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कॉन्सेप्ट है। एक्चुअली एटम क्या है? एटम्स आर न्यूट्रल। न्यूट्रल का मीन्स हो गया है कि ना वो आपको शॉक लगाएगा, ना वो किसी तरह का कोई चीज करेगा। जैसे है वैसे आपको उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट केमिस्ट्री में जरा से इसको डिस्कशन कर लें, उसको समझ लें तो बहुत आसानी होगा कि चार्ज का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो एक एग्जांपल या एक्स का, सपोज दैट इसका एटॉमिक नंबर इसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो मतलब प्रोटॉन 3 और इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, 3 होगा। जितना प्रोटॉन होगा उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा। x प्रोटॉन 3 इलेक्ट्रॉन 3। तो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के पास 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्रोटॉन है 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 नेगेटिव चार्ज। अब यह तीनों यह पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेगा, यह एक दूसरे को न्यूट्रल कर देगा। आपको याद है मैंने प्रीवियस क्लास में कहा था कि पॉजिटिव चार्ज अपने चारों ओर इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को प्रोड्यूस करता है आउटवर्ड की तरफ, और इलेक्ट्रॉन इसी इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स को प्रोड्यूस करता है इनवर्ड की तरफ। लेट अस कंसीडर केस फर्स्ट में मान लिया जाए, हम कहते हैं x लूज एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को इसने मान लिया जाए लूज कर दिया, तो इस हिसाब से इसके पास प्रोटॉन तो 3 रहेगा और इलेक्ट्रॉन इसके पास 2 हो जाएगा, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन को मिलकर के क्या करेगा, न्यूट्रल बनाएगा, और एक पॉजिटिव चार्ज उसके पास रेस्ट में रह जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज उसके पास क्या हो जाएगा, रेस्ट में रह जाएगा। तो अब हम इसको क्या बोलेंगे, इस एटम को x को बोलेंगे, x पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया, प्लस चार्ज। तो इसका 3 मीनिंग होता है। लैक ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, इसी को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं कहते हैं। और इसी को हम लोग केमिस्ट्री में केटायन भी कहते हैं, केटायन यानी पॉजिटिव चार्ज वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, केटायन बोलते हैं। के सेकंड में हम लोग इसको समझते हैं कि मान लीजिए x एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, मान लिया एक इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट कर दिया, तो हम क्या कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज उसके पास 3 इनिशियल में था, तभी पॉजिटिव 3 रहेगा, लेकिन अब उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन उसने क्या किया, गेन किया। तो यह +3 माइनस को क्या करेगा, न्यूट्रल कर देगा, और एक चार्ज उसके पास एक्स्ट्रा बच गया। तो अब ये x क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको हम लोग बोल देंगे एक्सेस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का इसमें एक्सेप्शन हो गया,
इसी को हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज कहते हैं। और आल्सो आई कैन से दैट इट इज एन एनायन, इट इज एन एनायन। तो अल्टीमेटली हमने इस चीज को देखा कि जब एटम इलेक्ट्रॉन को लूज या गेन करेगा तो उसमें कोई पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। और कूलम्ब्स का ये लॉ कहता है कि जब कभी दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के सामने रहेगा कि दोनों के बीच में फोर्स का जो डेवलपमेंट हुआ उसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं। फिर वो दूसरी चीज बात हो जाएगी, हम केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज को समझेंगे कि एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा, और एक एटम जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट होगा। हमने प्रीवियस क्लास में इस चीज को देखा था, वो लॉ ऑफ ऑक्टेट में पढ़ा था मैंने कि हर एटम अपने आप को स्टेबल बनाना चाहता है। स्टेबिलिटी की कंडीशन में कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है, कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर देता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब गेन करेगा, जरा देखें उस दोनों के बीच में क्या क्या बातें बनती हैं और वो क्या चीज होता है। कोई इलेक्ट्रॉन को लूज किया, कोई इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दोनों कम्स क्लोजर आएगा, क्लोजर आएगा तो एक नई चीज होगी जिसको हम लोग केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर है केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड के बारे में सिंपल सा डिफिनेशन है, लिखिए क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज एन interaction that means attraction force between two or more than two atoms are called chemical bond. That chemical bond, ये जो chemical bond है हमारा, ये किस बेसिस का है? On the basis of stability. एटम स्टेबल होने के लिए वो वर्क आउट करेगा, स्टेबल होने के लिए इस तरह की चीज को किया जाएगा। और जब स्टेबल होने के लिए दो या दो से अधिक एटम एक दूसरे के नजदीक आएगा और एक दूसरे को अट्रैक्शन फोर्स से पकड़ लेगा, तब उस पकड़ने को, उस चीज को, उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। जैसे क्लासिफिकेशन हो जाए, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। पहला आयनिक बॉन्ड, इसी को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सेकेंड कोवैलेंट बॉन्ड, थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड भी दो क्लासिफाइड करता है। एक को हम लोग बोलते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, and second are called non-polar covalent bond। इसी में फिर पोलर और नॉन पोलर, इसी कोवैलेंट बॉन्ड में ही क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे एक सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बी पाई बॉन्ड। इट इज अ सिग्मा बॉन्ड, इट इज अ पाई बॉन्ड। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप इसको समझते हैं, वो मैथमेटिकली, कैलकुलेटिवली इसका कॉन्सेप्ट अगर आप समझते हैं तो इट विल बी द बेनिफिशियल टू अंडरस्टैंड द केमिस्ट्री। आपको बहुत आसानी होगा केमिस्ट्री को समझने में। तो इसको हम क्लीन करते हैं, इसको नोट समझिएगा और हम वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम लोग आयनिक बॉन्ड करते हैं।
अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या चीज का डेवलपमेंट होता है, आयन का होता है। डेफिनेशन इस तरह से है, a bond, interaction, नजदीक आना, which is formed, a bond which is formed by losing an electron called ion bond. My dear student, यहाँ एक बात को रेफरेंस बनाया कि यह लूज करना चाहिए। पहला रेफरेंस क्या किया, लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लूज होना चाहिए। यह रेफरेंस तो गेन भी किया जा सकता है ना। लूज कौन करता है, वो मेटल करता है, मेटल के बेसिस पे हुआ। कहते गेन पे भी बेसिस पे तो हो सकता है ना, लेकिन हायर बुक में क्या है, लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन के लूज करने के बाद जो बॉन्ड बनता है उसी को हम लोग आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। चूंकि लूज पे क्यों, गेन पे क्यों नहीं किया, यानी नॉन मेटल पे इसको क्यों नहीं डिफाइन किया, बिकॉज नॉन मेटल के पास दो कैरेक्टर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग में है। क्या, यह इलेक्ट्रॉन यह क्या कर सकता है, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी कर सकता है, और दूसरा यह शेयर भी कर सकता है, शेयर एन इलेक्ट्रॉन। इसके पास दो कंडीशन होता है, नॉन मेटल दो कंडीशन करता है, एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन भी करता है, शेयर एन इलेक्ट्रॉन के भी करता है। लेकिन यह जो मेटल है यह एक्सेप्ट और शेयर वाली बात नहीं, यह सिर्फ एक ही बात करता है, लूज एन इलेक्ट्रॉन, लूज एन इलेक्ट्रॉन। ओके, इस डेफिनेशन जो भी हुआ वो हमारा लूज एन इलेक्ट्रॉन पे हुआ। नोट में एक बात को लिखते हैं, इट इज formed between metal and non-metal। यह बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा, ये साफ साफ कहता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनेगा। और आपको मैं एक बात करता हूं, केमिकल बॉन्डिंग को समझने में या केमिकल बॉन्डिंग को ड्रॉ करने के लिए सबसे आसान उपाय क्या है, इसका दो तीन रूल है। क्या है कि इफ इन क्वेश्चन गिवन दैट राइट डाउन द केमिकल बॉन्ड या डॉट स्ट्रक्चर केमिकल बॉन्ड ऑफ अ कंपाउंड, कोई कंपाउंड दे दिया जाए, अब उसका मान लिया जाए मुझे केमिकल बॉन्डिंग को बनाना है, हम कैसे करेंगे, तो इसका बहुत मजेदार उपाय क्या, दो तीन रूल आप रिमेंबर करो अपना ब्रेन में। पहला रूल ये कहता है कि आप एक काम करो कि जो कंपाउंड आपको दिया है उस एटम, उसके एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। फर्स्ट ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए कंपोनेंट एटम एंड सी द आउटरमोस्ट ऑर्बिट। उसके बाद वाले ऑर्बिट को देखो, अगर कोई एटम लास्ट में 1 2 3 रखता है तो वह मेटल हो गया, और कोई एटम लास्ट में 4 5 6 और 7 रखता है इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट में, तो वह नॉन मेटल हो गया। जब कभी भी एटम कोई मेटल शो करे कोई नॉन मेटल शो करे तो आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा, और जब कभी दोनों एटम या दो से ज्यादा एटम नॉन मेटल शो करे तो कोवैलेंट बॉन्ड बन जाएगा। ये सिंपल सा रूल है। जब भी आपको केमिकल बॉन्डिंग बनाना हो, सबसे पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उस एटम का कंपोनेंट एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करने के बाद डिसाइड करो कौन सा बॉन्ड है। अगर मेटल और नॉन मेटल है तो आयनिक बॉन्ड, और नॉन मेटल है तो फिर कोवैलेंट बॉन्ड। और मैं क्या कहा, डेफिनेशन क्या हो सकता है, हम अभी जहां पर खड़े हैं वहां पर मेटल कैसे ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, मेटल को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम क्या कहते हैं, आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, after the electronic configuration, if the last electron contains as 1 2 or 3 called, उसको हम लोग मेटल बोलेंगे। जैसे सोडियम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 2 8 and 1, it is metal। मैग्नीशियम 12
282 नॉन मेटल, एल्यूमिनियम 13, 2 atom 3, it is also a non metal. ओके, और क्या कहते हैं नॉन मेटल का डिफिनेशन में आप भी जानते हैं नॉन मेटल का डिफिनेशन आफ्टर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन contains 4, 5, 6 as well as 7 called then metal. सेम डिफिनेशन है, उसको मैंने नहीं लिखा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन 6, 2 और 4 it is Nm, नाइट्रोजन 7, 2 और 5 it is also Nm, ऑक्सीजन 8, 2 और 6 it is also a Nm, फ्लोरीन 9, 2 और 7 it is also a Nm। 4, 5, 6, 7 रहेगा उसको नॉन मेटल बोलेंगे, और 1, 2, 3 रहेगा तो उसको मेटल बोलेंगे। देखिए केमिस्ट्री में एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल केस जब आ जाएगा तो हमारा ये रूल रेगुलेशन जिस क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं वो फिर उसको फॉलो नहीं करेगा, तो हम लोग बाद में एक्सेप्शनल केस में देखेंगे। जैसे टीन एसएन की बात करेंगे, एसएन के आउटर मोस्ट वाला 4 इलेक्ट्रॉन है, तो हम क्या कहेंगे नॉन मेटल? अरे नहीं, टीन हमारा क्या है मेटल होता है। लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं जिस चीज को समझने के लिए जा रहे हैं तो उस चीज में जनरली इसके आउटर मोस्ट 1, 2, 3 मेटल होगा और 4, 5, 6 होगा नॉन मेटल होगा। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ कर दिया कि अगर आपको केमिकल बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड बनाना है तो इस तरह से, ओके। आइए दूसरा, इन केमिकल बॉन्डिंग क्या लिखेंगे? इन केमिकल बॉन्डिंग outermost electron are participated. Outermost electrons are participate. Outermost electron. और उसमें आपको कह दूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेल, शेल कितना टाइप का होता है, तो मैं एक एटम के साथ या कितना तरह का इलेक्ट्रॉन हमारे पास होता है किसी भी एटम में जनरली। जैसे मैं एक एटम में एल्युमिनियम के एटॉमिक नंबर 13, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 होगा, तो इट इज अ वैलेंस इलेक्ट्रॉन या आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस शेल। ये कौन सा इलेक्ट्रॉन हो गया? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जगह पे शेल लिखोगे तो कोई बात नहीं, ये वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ओके। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन जस्ट इसको बोलते हैं पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। और ये जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको कहा कि किसी भी एटम के अंदर में जनरली 3 तरह का इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसी को आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं, और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन एज वेल एज सब पेनल्टीमेट इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको बॉन्ड बनाना है, किसी भी केमिकल बॉन्डिंग को ड्रॉ करना है, तो उसमें हम लोग पेनल्टीमेट सेल के इलेक्ट्रॉन को हम लोग आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन और सब पेनल्टीमेट सेल इलेक्ट्रॉन को नहीं देखते हैं, ओके। आप प्रीवियस में भी पढ़े हैं, प्रीवियस में थोड़ा सा मैं और भी डील करूंगा। एक होता है सबसे, क्या होता है सबसे, इसके बारे में डिस्कशन करूंगा मैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा रिक्वायरमेंट होगा। सबसे में 4 तरह का सबसे है, sp,d,f, और आप क्या पढ़ते हैं? शेल भी है, k, l, m, n, o, k में 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, 32, 50, वो हम लोग बोर-ब्यूरी स्कीम में हम लोग शेल में इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। बोर्डर कांस्टेंट में सबसेल भी होता है, सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सबसेल के s सबसेल में 2, सब स्मॉल है, p में 6 इलेक्ट्रॉन, d में 10 इलेक्ट्रॉन और f में 14 इलेक्ट्रॉन। मैं जरा सा सिलेबस में आना चाहता हूँ, कहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि इट इज ऑर्बिटल, इट इज ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है, p में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 ऑर्बिटल होगा। इस तरह से इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन का है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। d में 10 है, 1 2 3 4 5। अब गौर से देखें, एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन हम लोग रख रहे हैं, और f में 14 है, 1 2 3 4
5 6 और 7 सब में दो दो इलेक्ट्रॉन। तो ये कहते हैं कि अगर जैसे कि हम लोग जब केमिकल बॉन्डिंग के हम लोग आयनिक बॉन्ड में पढ़ रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोई इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा उसको गेन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन कोई वो गेन करेगा तो उसके लिए ऑर्बिटल खाली रखेगा तब ना। और क्या कहते हैं, एक ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन, दो ही इलेक्ट्रॉन है, दो से ज्यादा ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट नहीं है हमारे पास। तो जब कहा गया कि आप दो इलेक्ट्रॉन को इसमें रखना चाहते हैं तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन को इसमें गेन करना चाहते हैं तो एक ऑर्बिटल इसके लिए एक जगह क्या करना, खाली पड़ना पड़ेगा। तो अगर अभी जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग सीखेंगे, कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो लूज करने वाला जो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले इलेक्ट्रॉन में जाएगा, गेन करने वाले एटम में जो इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके लिए उसको क्या खाली रखना पड़ेगा, ऑर्बिटल खाली रखना पड़ेगा। कैसे, और अभी जो हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर। लेविस, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये किस पे बेसिस है, लेविस ऑक्टेट रूल या फिर लेविस ड्यूएट रूल पे है। ये हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्लास में, लेविस ऑक्टेट रूल, लेविस ड्यूएट रूल, वो दोनों चीज को हमने देखा। और यहाँ जो हम लोग डिस्कशन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर सीखेंगे। डॉट 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 इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से डिनोट करेंगे या फिर क्रॉस से डिनोट करेंगे। ओके, ये डॉट से डिनोट करने के लिए डॉट स्ट्रक्चर बोलते हैं। लेविस ऑक्टेट रूल और लेविस ड्यूएट रूल के बेसिस पे हम लोग केमिकल बॉन्डिंग को देखेंगे। ओके, कैसे, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसको समझने में जो जो चीज की रिक्वायरमेंट होगी वो मैंने आपको बता दिया। इट इज फाउंड बिटवीन मेटल और मेटल इन केमिकल बॉन्डिंग, outermost electrons are participated on the basis of the Lewis octet rule. Lewis octet rule. Okay. Example. Formation of NaCl. NaCl का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इसको लेविस डॉट स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लेविस डॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl। मैंने अभी जो कहा कि अगर किसी का केमिकल बॉन्डिंग आपको ड्रॉ करना है तो साफ रूल कहता है जो कंपोनेंट एटम है पहले उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करो। जैसे कंपोनेंट एटम Na है और ये Cl है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 8 और 1, क्लोरीन का 7 जी होता है, 2 8 और 7 है। तो कहा कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को देखो, मैंने देखा, मैंने पाया इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, यानी यह इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, यानी ये जो बिहेव करेगा ये मेटल की तरह बिहेव करेगा। और ये आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, यह क्या करेगा, गेन करेगा, इसलिए इसका कैरेक्टर कैसा होगा, नॉन मेटल की तरह होगा। मैंने डिसाइड कर दिया, जब मेटल और नॉन मेटल रहेगा तो पूछा जाएगा किस तरह का बॉन्ड बनेगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, या फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रो आयनिक बॉन्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी हम लोग कहते हैं। ठीक, तो मैंने जो अपने जिंदगी में पढ़ा कि लेफ्ट साइड में हम लोग पॉजिटिव को रखते हैं, राइट साइड में हम लोग नेगेटिव को रखते हैं। ठीक है, तो यानी मेटल को लेफ्ट साइड में रखेंगे और पॉजिटिव को हम लोग राइट साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर Na है और यहाँ पे Cl है। ओके, क्योंकि मैंने सेकेंड रूल में कहा कि कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता है, तो मैंने यहाँ पर दिखाया मेटल के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से दिखाया और डॉट से भी दिखा सकते हो, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और इस क्लोरीन का जो एटम है 7 इलेक्ट्रॉन है और 7 इलेक्ट्रॉन वो ऑर्बिटल में जो जाएगा, मैंने कहा एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता। और दूसरा कि अगर इलेक्ट्रॉन आपको जिस ऑर्बिटल में लेना है उस ऑर्बिटल को सामने खाली रखना पड़ेगा। कैसे, जैसे देखिए मैं बताता हूँ कि मैंने इसको इस तरह से अरेंज किया, 2 2 4 2 6 1 7। ओके, अगर किसी कोई बच्चा ये कहे कि नहीं मैं सामने में 1 2 और 3 रखूंगा, यहाँ पे 1 2 और 3 रखूं, यहाँ पे रहते, क्या ये सही है, क्या ये सही है, नहीं है, इसने बायलॉन्स कर दिया।
वैलेंस क्या किया कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन सामने रखा, ठीक है। ये 3 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में ही ये पॉसिबल है, बाकी किसी में पॉसिबल नहीं होता है। 3 इलेक्ट्रॉन को सामने रखा, जबकि मेरा क्या कहता है ऑर्बिटल में सिर्फ कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन होगा। और दूसरा, अच्छा अगर दूसरा क्या है कि सामने तो तुमने खाली ही नहीं रखा, जब आप इलेक्ट्रॉन को यहाँ से जंप करवाएंगे, इसमें कह रहा हूँ, ये मान लिया जाए यहाँ पे रखे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को जंप कराओगे कहाँ रखोगे, इसमें रखोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑर्बिटल में ना, तो फिर वो वैलेंस हो जाएगा। जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री उसका वैलेंस हो जाएगा। इसलिए मैं उसको वैलेंस नहीं होने दो और सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। तो हम क्या पाएंगे कि सामने हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, बाकी दो ऑर्बिटल को मैं दो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में मैंने रख दिया, वो मेरे को फॉलो हो गया एसपीडीएफ में जो 2 ऑर्बिटल का कहानी। दूसरा, ये खाली है, इसलिए यहां से हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और मैं आपको कहूंगा कि आप इस तरह से नहीं आप जाएंगे, क्योंकि इस तरह से जो ड्रॉ किया जाता है ये आयनिक बॉन्ड का सिंबल है, सिंबल ऑफ आयनिक बॉन्ड। आपको रास्ता में एक लाइन मिलेगा, ये हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड का सिंबल ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। बट इफ यू ड्रॉ एन एरो इट इज a symbol of coordinate bond, ओके। आप वैलेंस नहीं कर सकते, हमारे जो साइंटिस्ट ने इसको बना करके दिया, आप उसको वैलेंस नहीं कर, इसलिए मुझे एरो को दिखाना पड़ेगा, ओके। तो डॉट स्ट्रक्चर इसका NH का आयनिक बॉन्ड में वो सब कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन रखा, उसके बाद मैंने क्या किया, ड्रॉप किया, इधर पोलराइज किया एक इलेक्ट्रॉन को। अल्टीमेटली मेरा देखो क्या बनता है, Na चूंकि एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, इस पे क्या आएगा, प्लस आएगा, और क्लोरीन में 2 to 4 to 6 as well as 8, तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया। जैसे प्लस माइनस का डेवलपमेंट हुआ, तो आप जानते हैं प्लस माइनस के बीच में एक बहुत बड़ा फोर्स लगता है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। जब ये फोर्स लगेगा, ये दोनों क्या आ जाएगा, चिपक जाएगा, नजदीक आ जाएगा, और क्या फॉर्म हो जाएगा, NaCl फॉर्म हो जाएगा। इट इज अ डॉट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl, ओके। दूसरा एग्जांपल अगर मैं लूं, अब मैं कंपाउंड का नाम लिख करके मैं सिंबल को अपने से अरेंज करूंगा। जस्ट लाइक वन एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम ऑक्साइड। तो यहां पे सोडियम भी है और ऑक्सीजन भी है, तो सोडियम को मैंने Na लिखा 11 2 8 and 1, ऑक्सीजन को मैंने 8 लिखा 2 और 6। तो यहां से मैंने डिसाइड कर लिया, मैंने देख लिया कि Na एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए इट बिहेव्स एज ए मेटल, बट ऑक्सीजन विद एबिलिटी टू एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज आई हैव स्टडीड, आई हैव रिटन दैट डेफिनेशन, those metal contain to the 4 5 6 and 7 electron after the electronic configuration, I can say that it is a non-metal. So it is also a non-metal. I have decided that which type of bond will form. I can say that ionic bond is formed. क्या बनेगा यहाँ पे, आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। जब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा क्रूशियल वर्ड है, बहुत समझने के एक वर्ड है कि यहाँ पर यह एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है और ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जबकि हम जानते हैं कि एटम्स आर न्यूट्रल, सॉरी कंपाउंड्स आर न्यूट्रल, नेचर में कोई भी चीज है तो न्यूट्रल को बनाया गया। यह एक ही लूज करेगा और ये 2 गेन करेगा, तो न्यूट्रल तो बनेगा नहीं, ये कैसे बनेगा, ये संभव भी नहीं है, और बॉन्ड भी नहीं बनेगा, इसका ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो 1 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, तो हमारा तो वैलेंस हो गया, ठीक है। तो फिर हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच लगाते हैं और यूं समझते हैं कि अगर मैं 2 सोडियम ले लूं, अगर मैं 2 सोडियम ले लूं, मैं अमाउंट तो बढ़ा सकता हूं ना, कोई अमाउंट को बढ़ा सकता हूं, तो मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकाल करके क्या किया कि 2 सोडियम ले लिया और 1 ऑक्सीजन लिया। 2 सोडियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 1 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो मैं यहां से 2 सोडियम लिया, एक सोडियम को इस तरह से 1 by 1 रखा, और मिडिल में हमने एक ऑक्सीजन रखा, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, इसका 1 इलेक्ट्रॉन, ओके। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इसलिए सामने का वो एक ऑर्बिटल को मैं क्या रखूंगा,
एक इलेक्ट्रॉन को इसने क्या प्रोवाइड किया। अल्टीमेटली हमने क्या देखा, हमने एक सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और 2 सोडियम मैंने लिया था, और एक ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। इस तरह से उसका डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो इस हिसाब से इसके बीच में फिर क्या बनेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो ये दोनों नजदीक आ जाएगा, कम्स क्लोजर आ जाएगा, एक नया चीज बना देगा। बट एक बात आपको कहना था कि ये जो 2 लिखे हम लोग, ये 2 पहले जो है जिसको कोएफिशिएंट में कहा कि जब हम लोग आयन के फॉर्म में लिखते हैं तो कोएफिशिएंट को पहले लिख देते हैं, लेकिन जब आयन को हम लोग आउट कर देते हैं, इसी चीज को आयन आउट कर दिया, यह 2 पहले जो था वो बार में चला जाएगा, क्या बन जाएगा, Na2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। एक एग्जांपल और भी हम लोग लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एक और हम लोग बनाते हैं, फिर उसके बाद क्लास को ऑफ करेंगे। फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। ओके, चलो देखें क्या कहना चाहते हैं। तो कंपोनेंट एटम उठाते हैं, कंपोनेंट एटम एल्यूमिनियम 13, 2 8 and 3, it contains to the 3 electron, we decide that it is a metal। फिर क्लोरीन लेते हैं 17, 2 8 and 7, ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इट इज अ नॉन मेटल। तो मैंने डिसाइड कर दिया इट इज अ आयोनिक बॉन्ड। ओके, अब यहां पे जरा सा बात है, एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, बट एक क्लोरीन सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तो फिर दोनों में कैसे बॉन्डिंग हो सकता है, ये संभव तो है नहीं, क्योंकि उसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब ना लेविस का ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। इसलिए मैथमेटिकल अप्रोच लगा करके हमने पाते हैं एक एल्यूमिनियम के लिए मुझे कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, कितना क्लोरीन देना पड़ेगा, 3 क्लोरीन को दे दो, फिर बात बन जाएगा। कैसे, एक एल्यूमिनियम दिया, 3 क्लोरीन रखा, एक क्लोरीन एंड 1 क्लोरीन। ओके, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन को रखा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन को रखा। अब क्लोरीन का 2 2 to 4 to 6 as well as 7, yeah, 1 2 3 4 5 6 as well as 7, 1 2 3 4 5 and 6 and 7, 1 electron provide to the chlorine, 1 electron and 1 electron. How I can say, right, 1 aluminium loses 3 electron, but 1 chlorine accept 1 electron, but I have 3 chlorine। इसको तुम इसमें भी लिख सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं, इसको इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लिखने का तरीका है और कुछ नहीं है। एक माइनस लिया, 3 प्लस और 3 माइनस हो गया। अब इस दोनों के बीच में फिर एक फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यह दोनों कम्स क्लोजर, दोनों चिपक जाएगा, सट जाएगा फोर्स के साथ में, और एक नया कंपाउंड बनेगा जिसका नाम क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड है। लेकिन जब इसको हम लिखेंगे तो आयन को हम आउट कर देंगे। जब आयन को हम आउट कर देंगे लिखने के तरीके, कंपाउंड लिखने में, तो फिर जो एटम है उससे पहले जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट किधर चला जाएगा, बाद में चला जाएगा। इसलिए ये क्या बन गया, AlCl3। जब आयन लिखेंगे तो उसका कोएफिशिएंट पहले रहेगा, जब आयन को हम आउट करते हैं उसका कोएफिशिएंट क्या होगा, बाद में हो जाएगा। तो मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा। व्हाट स्टूडेंट, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू, प्लीज शेयर माय वीडियोस, माय चैनल, and subscribe to my channel and pray for to me to make a good concept provide to the some things। okay, तो NSC क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ आएंगे, इसलिए थैंक यू वेरी मच।